लेडीज़ और जेंटलमैन, वेलकम टू अपाना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको मिलेगी इतिहास विषय से संबंधित भरपूर सामग्री, जिससे आप फर्स्ट ग्रेड, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी व अन्य इतिहास विषय की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसलिए आप ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रवि कुलेरिया सर की पुस्तक आधुनिक भारत का इतिहास वस्तुनिष्ठ, जिसमें अब तक हमारे 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज इसी पुस्तक का हम 7वां चैप्टर शुरू करेंगे। 7वां चैप्टर प्रमुख किसान और जनजातीय आंदोलन। किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन से संबंधित आज का चैप्टर रहेगा, जिसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे प्रमुख किसान विद्रोह से संबंधित प्रश्नोत्तर को। तो करते हैं इस क्लास को शुरू। सबसे पहले किसान विद्रोह, और किसान विद्रोह से संबंधित पहला प्रश्न है कि भारत में किसान आंदोलनों का सही कालक्रम चुने। भारत में किसान आंदोलनों के यहाँ पर कुछ नाम दे रखे हैं। इन किसान आंदोलनों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहले नंबर पर है दक्षिणी भारत के मालाबार क्षेत्र में मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो मोपला जो विद्रोह हुआ था, यह मोपला विद्रोह एक तो हुआ था 1836 के अंदर, और एक मोपला विद्रोह दोबारा हुआ था 1921 के अंदर। तो 1836 में और 1921 में हुआ था। दूसरे नंबर पर कि बंगाल के उत्तरी जिले में रंगपुर विद्रोह। बंगाल के उत्तरी जिले में रंगपुर विद्रोह कब का है? रंगपुर विद्रोह 1783 का। तीसरे नंबर पर बंगाल में नील विद्रोह। बंगाल का नील विद्रोह यह कब का है? तो बंगाल में जो नील विद्रोह हुआ था, यह हुआ था 1859 को। 1859 में जो बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। और सबसे अंत में महाराष्ट्र में दक्कन उपद्रव। दक्कन उपद्रव कब का है? तो दक्कन उपद्रव है 1875 का। 1875 के अंदर जो दक्कन उपद्रव हुआ था, जो महाराष्ट्र के अंदर। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर जो आएगा, यह आएगा बंगाल के उत्तरी जिले में रंगपुर विद्रोह। बंगाल के उत्तरी जिले में रंगपुर विद्रोह जो 1783 का है। इसके पश्चात मोपला विद्रोह 1836 का। तीसरे नंबर पर इसमें आएगा बंगाल में नील विद्रोह जो 1859 का है। और सबसे अंत में आएगा दक्कन उपद्रव, महाराष्ट्र का दक्कन उपद्रव जो 1875 का है। 2, 1, 3 और 4, 6 नंबर ऑप्शन। बंगाल के उत्तरी जिले में रंगपुर विद्रोह 1783, मालाबार क्षेत्र में मोपला विद्रोह 1836 से 54 तक चला, और उसके बाद पुनः 1921 में और हुआ था। बंगाल व बिहार में नील विद्रोह, बंगाल में और बिहार दोनों में नील विद्रोह हुआ था 1859-60 में। महाराष्ट्र में दक्कन उपद्रव 1875 का। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है। कुछ किसान आंदोलन या किसान सभाएं दे रखे, यह कौन से तिथि को हुई थी, कब हुई थी? तो सबसे पहले नंबर पर अवध किसान सभा। अवध किसान सभा का आयोजन कब किया गया था? तो अवध किसान सभा का आयोजन हुआ था अक्टूबर 1920 को। अक्टूबर 1920 को जो अवध किसान सभा का आयोजन किया गया। दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश किसान सभा। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कब किया गया था? फरवरी 1918 को। एक का आंदोलन दिसंबर 1921 को। और नाई धोबी बंद फरवरी 1919 को। तो इसको सुमेलित करना है। ए के अंदर बी, 2 में डी, 3 में सी और 4 में ए। बी, डी, सी और ए, बे नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि रंगपुर के कृषक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? रंगपुर के कृषक विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? धीरज नारायण के द्वारा, बे नंबर ऑप्शन। रंगपुर कृषक विद्रोह 1783 को बंगाल के रंगपुर में लगान वर्दी के खिलाफ धीरज नारायण और किन्हा सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। लगान वसूली का ठेका लेने वाले इजारेदार देवी सिंह या देवी सिन्हा के विरुद्ध शुरुआती विद्रोह हुआ, और बाद में रंगपुर के जमींदार कोमुलुद्दीन की हत्या कर दी गई। धीरज नारायण ने स्वयं को नवाब घोषित किया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्रोह को उनके घटना वर्षों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित विद्रोह को उनके घटना वर्षों के साथ सुमेलित कीजिए। सबसे पहले नंबर पर सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? तो सन्यासी विद्रोह जो हुआ था, यह सन्यासी विद्रोह हुआ था 1763 से लेकर 1800 ईस्वी तक। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी तक चला था। ओडिशा के जमींदारों का विद्रोह 1804 से 1817। आंध्र प्रदेश के पोलीगारों का युद्ध, आंध्र प्रदेश के पोलीगारों का जो विद्रोह चला था, यह विद्रोह हुआ था 1801 से 1805 तक। और अलीगढ़ के तालुकदारों का विद्रोह, 1814 से लेकर 1817 तक। तो इसमें चारों ही सम्मिलित है।
1 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि दक्कन कृषक राहत अधिनियम कब पारित किया गया था? 1879 में। अगला प्रश्न है कि दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 को अधिनियमित किया गया था ऋणग्रस्त खेतिहरों को कानूनी संरक्षण प्रदान करने हेतु। बे नंबर ऑप्शन। दक्कन में विद्रोह, यह विद्रोह पूना जिले के एक बड़े गांव सुपा में शुरू हुआ। सुपा एक विपणन केंद्र मंडी था जहां अनेक व्यापारी और साहूकार रहते थे। 12 मई 1875 को आसपास के ग्रामीण इलाकों में रेत वहां इकट्ठा हो गए और उन्होंने साहूकारों से उनके बही खातों और ऋण बंदों की मांग करते हुए उन पर हमला बोल दिया। बही खाते जला दिए गए, अनाज की दुकानें लूट ली गई। पूना से यह विद्रोह अहमदनगर में फैल गया। अगले 2 महीनों में यह दक्कन के अनेक इलाकों में फैल गया। अंग्रेजों ने विद्रोही किसानों के गांव में पुलिस स्टेशन स्थापित किए और स्थिति पर नियंत्रण करने का प्रयास किया। सेनाएं बुला ली गई। देहाती इलाके में हालात पर काबू करने में कई महीने का समय लगा। बम्बई की सरकार ने दंगों की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया। दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट 1878 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में पेश की गई। दक्कन दंगा आयोग के सुझाव पर दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 पारित किया गया। रेत और साहूकार नामक दक्कन दंगों के संबंधित एक रिपोर्ट नेटिव इंडियन समाचार पत्र में 6 जून 1876 को छपी गई। नेटिव ओपिनियन की स्थापना 1864 में V.N. मांडलिक ने की थी। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी रेत आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दक्षिणी रेत आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सबसे पहला कि आयोग ने उन जिलों में जांच नहीं की जो प्रभावित नहीं थे। जो जिले प्रभावित नहीं थे वहां पर जांच नहीं की गई थी। आयोग ने रेतों, साहूकार और प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्यों के कथन दर्ज किए थे। तो दोनों ही ऑप्शन इसके सही है, बे नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि 1936-37 में बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? 1936-37 के अंदर बिहार के अंदर जो बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में बर्खास्त आंदोलन की शुरुआत हुई। कार्यानंद शर्मा ने इसी आंदोलन के एक हिस्से के रूप में बिहार के लखीसराय में बर्खास्त भूमि की वापसी के लिए बढ़िया ताल आंदोलन किया था। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए कुछ सत्याग्रह पार्टियां का दे रखिए और इनकी स्थापना किसके द्वारा की गई? सबसे पहला बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भारतीय किसान विद्यालय की स्थापना NG रंगा के द्वारा। बंगाल प्रजा पार्टी की स्थापना की गई थी फजलुल हक के द्वारा। और बर्खास्त संघर्ष का नेतृत्व किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। बारदोली सत्याग्रह सरदार पटेल, भारतीय किसान विद्यालय NG रंगा, बंगाल प्रजा पार्टी फजलुल हक और बर्खास्त संघर्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती। A, B, D, C और A नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1928 में काश्तकारों के कर न दो अभियान 1928 में काश्तकारों के कर न दो अभियान के नेता कौन थे? सरदार पटेल। बारदोली सत्याग्रह 1928 में गुजरात के बारदोली में किसानों के लगान वृद्धि के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व सरदार पटेल ने किया था। महात्मा गांधी ने इस दौरान उन्हें सरदार की उपाधि दी। इतिहासकार विपिन चंद्र के अनुसार बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है कि 1939 में अंबारी सत्याग्रह 1939 के अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल सांकृत्यायन ने। 6 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक 1918 में उत्तर प्रदेश में किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन एक जो 1918 में उत्तर प्रदेश में किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था? तो इसमें किसान सभा की जो स्थापना की गई थी 1918 में उत्तर प्रदेश में, इसमें इंदिरा नारायण द्विवेदी थे, मदन मोहन मालवीय थे, गौरीशंकर मिश्र थे, बृज किशोर इसमें सम्मिलित नहीं थे। अगला प्रश्न है कि बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया। बाबा रामचंद्र ने कहाँ के किसानों को संगठित किया था? अवध के किसानों को। अवध किसान आंदोलन 1920-21। फरवरी 1918 में इंदिरा नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यहाँ संयुक्त प्रांत किसान सभा उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना हुई।
1919 में प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में सामाजिक बहिष्कार के रूप में नाई धोबी बंद की संगठित कार्रवाई की गई। यहाँ रामायण के संबंधित धार्मिक मिथकों का इस्तेमाल करते हुए बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित करने का प्रयास किया। बाबा रामचंद्र को प्रतापगढ़ के झिंगुरी सिंह व दुर्गपाल सिंह का समर्थन भी मिला। अगस्त 1920 में चोरी के झूठे आरोप में बाबा रामचंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। सितंबर 1920 में किसानों ने एक शांतिपूर्ण और विशाल प्रदर्शन द्वारा बाबा रामचंद्र को जेल से रिहा करवा लिया गया। कलकत्ता विशेष अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव पास कर दिया गया। मदन मोहन मालवीय ने असहयोग के प्रस्ताव का विरोध किया। इससे किसान सभा के नेताओं में मतभेद पैदा हो गए और अक्टूबर 1920 में बाबा रामचंद्र ने जवाहरलाल नेहरू और गौरीशंकर मिश्र के साथ मिलकर प्रतापगढ़ में समानांतर अवध किसान सभा की स्थापना की। 1921 के शुरुआत में प्रतापगढ़, रायबरेली, फैजाबाद और सुल्तानपुर में विद्रोह ने हिंसात्मक रूप ग्रहण कर लिया। बाबा रामचंद्र को पुनः गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो नील विद्रोह के नेता थे? नील विद्रोह के नेता कौन थे? दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास। बे नंबर ऑप्शन। नील विद्रोह 1859-60। किसानों को बाजार भाव से कम रेट पर कुछ अग्रिम रकम देकर करारनामा लिखवा लिया जाता था और उनसे नील की खेती करवाई जाती थी। यह प्रथा ददनी प्रथा कहलाती थी। यह विद्रोह नील की खेती करने वाले किसानों ने बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर से शुरू किया था, जो जल्द ही खुलना, जैसोर, राजशाही, ढाका, मालदा, दिनाजपुर में फैल गया। दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास इस आंदोलन के नेतृत्व करता थे। यह प्रथम सफल किसान आंदोलन भी माना जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध बंगाली लेखक दीनबंधु मित्र का नाटक। प्रसिद्ध बंगाली लेखक दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण, जो 1860 में प्रकाशित हुआ था, किसके अत्याचारों का वर्णन करता है? नील बगान के मालिकों का। द नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कृषि के आंदोलन का सही क्रम क्या है? कृषि के आंदोलन का क्रम पूछा है। सबसे पहले नंबर पर है चंपारण सत्याग्रह या चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 के अंदर। दूसरे नंबर पर है एक आंदोलन 1921-22 में। पाबना आंदोलन 1873 से 1876 के दौरान। और मोपला विद्रोह भी हुआ था 1921 में। तो इसके अंदर सबसे पहले नंबर पर जो आएगा यह पाबना विद्रोह आएगा। पाबना विद्रोह जो 1873 से 1876 के दौरान हुआ था। दूसरे नंबर पर इसमें आएगा चंपारण 1917 का। तीसरे नंबर पर एका 1922 और तीसरे नंबर पर मोपला जो 1921 में, और एका जो 1921 से लेकर 22 तक चला था। तो इसमें 3, 1, 4 और 2 ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंदोलनों और संबंधित भू क्षेत्रों को सम्मिलित कीजिए। आंदोलन दे रखे हैं और आंदोलन कौन से क्षेत्र में हुए थे, कौन से इलाके में हुए थे, उन इलाकों को सम्मिलित करना है। सबसे पहले पाबना विद्रोह कहाँ हुआ था? तो पाबना विद्रोह हुआ था पूर्वी बंगाल में। मोपला विद्रोह हुआ था मालाबार क्षेत्र में। दक्कन दंगे हुए थे महाराष्ट्र के अंदर। और बारदोली आंदोलन हुआ था गुजरात में। पाबना विद्रोह पूर्वी बंगाल में, मोपला मालाबार में, दक्कन दंगे महाराष्ट्र में, और बारदोली आंदोलन हुआ था गुजरात के अंदर। बी, डी, ए और सी, से नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो सम्मिलित नहीं है, इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? सबसे पहले नंबर पर है नील विद्रोह जो 1859-60 में हुआ था। जैंतिया विद्रोह 1860 से 63 के दौरान हुआ। कुकी विद्रोह भी 1860 से लेकर 1890 तक चला था। कुकी विद्रोह 1860 से 90 और कुका विद्रोह 1832 से 34 के दौरान नहीं हुआ था। कुका जो विद्रोह है 1832 से 34 के दौरान नहीं, बल्कि पंजाब का जो कुका विद्रोह 1840 के दशक में शुरू हुआ था। 1840 के दशक में यह शुरू हुआ था। 1871-72 में यह विद्रोह बाबा राम सिंह व बालक सिंह के नेतृत्व में काफ़ी हिंसक हो गया था। 1857 भी इस विद्रोह के नज़रिए से एक प्रमुख वर्ष था। तो यह जो शुरू हुआ था
1840 के अंदर ये आगे चला था। 1857 में भी इस विद्रोह के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण वर्ष था। 1857 के विद्रोह में भी इस विद्रोह की काफ़ी भूमिका रही थी। 1871-72 तक भी यह विद्रोह चल रहा था, जिस समय इसका विद्रोह है जो बाबा राम सिंह व बालक सिंह के नेतृत्व में और ज़्यादा हिंसक हो गया था। तो 1840 से लेकर 71-72 तक चला था। 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। अगला प्रश्न है कि मोपला दक्षिणी मालाबार के निर्धन कृषक, मोपला दक्षिणी मालाबार के निर्धन कृषक और कृषि श्रमिक होते थे। निम्नलिखित में से किन जातियों से धर्म परिवर्तन करके उन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण किया? मोपला दक्षिणी मालाबार के निर्धन कृषक व कृषि श्रमिक होते थे। निम्नलिखित में से किन जातियों से धर्म परिवर्तन करके उन्होंने इस्लाम ग्रहण किया था? तो ये थे तिया और चेरुमा। इनसे ज़बरदस्ती इस्लाम ग्रहण करवाया गया था। मोपला विद्रोह पर एक पुस्तक लिखी है वी.डी. सावरकर की। वी.डी. सावरकर के द्वारा मोपला विद्रोह पर एक पुस्तक लिखी गई है। आप वो पुस्तक अवश्य पढ़ना। आपको इस पूरे मोपला विद्रोह की जो घटना है उस घटना को डिटेल से उसके अंदर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, कुछ किसान सभाएं, किसान आंदोलन दे रखें और सामने उनके नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों के नाम दे रखें। सबसे पहला नंबर पर बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। दूसरे रैयत्स एसोसिएशन इन गुंटूर, रैयत्स एसोसिएशन इन गुंटूर की स्थापना किसके द्वारा की गई? एन.जी. रंगा के द्वारा। प्रतापगढ़ एवं रायबरेली किसान नेता, प्रतापगढ़ और रायबरेली किसान विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका था बाबा रामचंद्र देव। और राजस्थान कृषक नेता, राजस्थान कृषक नेता किसे कहा गया? विजय सिंह पथिक को। बी सी डी और ए, बी सी डी और ए, बे नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि पाबना किसान आंदोलन संबंधित था। पाबना किसान आंदोलन कौन से क्षेत्र में हुआ था, कौन से इलाके में हुआ था? बंगाल के अंदर। पाबना किसान आंदोलन, पाबना किसान आंदोलन 1873 से 76 बंगाल के पाबना जिले के यूसुफशाही परगना में इस आंदोलन की शुरुआत हुई। यहाँ के किसानों ने 1873 में एक कृषक संघ की स्थापना की। ईशान चंद्र रॉय, शंभूपाल, खुद्दी मुल्ला इस आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। फराजी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता दूदू मियाँ के पुत्र नया मियाँ ने मेहंदीगंज में किसानों को संगठित किया। यह आंदोलन जमींदारों के विरुद्ध था, न कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध। मुशर्रफ हुसैन ने इस आंदोलन पर जमींदार दर्पण नामक नाटक लिखा। द्विजेंद्रनाथ ठाकुर ने 1874 में प्रकाशित पीजेंट्री ऑफ बंगाल के लेखक रमेश चंद्र दत्त ने भी आंदोलन का समर्थन किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रामोसी विद्रोह का नेता था? रामोसी विद्रोह का नेता चित्तर सिंह, दे नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसके द्वारा स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा, दे नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे आजीवन कारावास हेतु अदन के किले में भेज दिया गया था? किसे जो आजीवन कारावास हेतु अदन के किले में भेजा गया था? वासुदेव बलवंत फड़के को। वासुदेव बलवंत फड़के को भारतीय सशस्त्र संघर्ष का जनक और महाराष्ट्र का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। 1879 में इन्होंने हिंदू राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। वे स्वयं को शिवाजी द्वितीय का पेशवा कहते थे। इन्होंने बम्बई के गवर्नर सर रिचर्ड टेम्पल का सर काट लाने वाले के लिए 5000 रुपये का इनाम घोषित किया था। जुलाई 1879 ईस्वी में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और आजीवन कारावास की सजा देकर अदन की जेल में भेज दिया गया, जहां 1883 में उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, इसमें 2 कथन दे रखे हैं, इनमें से बताने कौन कौन से कथन सही है। सबसे पहला कि 1857 के पहले हुए किसानों के कुछ विद्रोह में पूरी तरह से सिर्फ आदिवासियों ने शिरकत की थी, क्योंकि ब्रिटिश शासन की नीतियों के कारण उनकी राजनीतिक स्वायत्तता और स्थानीय संसाधनों पर उनका नियंत्रण खतरे में पड़ने लगा। 1857 से पहले हुए विद्रोह के किसानों के कुछ विद्रोह में पूरी तरह से सिर्फ आदिवासियों ने शिरकत की थी, क्योंकि ब्रिटिश शासन की नीतियों के कारण उनकी राजनीतिक स्वायत्तता और स्थानीय संसाधनों पर उनका नियंत्रण खतरे में पड़ने लगा था। तो पहला ऑप्शन सही है।
दूसरा कि 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कंपनी सरकार ने राजस्व में जो सुधार किया था उसे भारतीय ग्रामीण समाज को बुनियादी रूप से प्रभावित किया था। दूसरा ऑप्शन भी सही है। तो इसमें ए और आर दोनों सही है और आर है जो ए की सही व्याख्या है, ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि एका आंदोलन किस क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू किया गया था। एका आंदोलन जो कौन से क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू किया गया था, तो यह किया गया था अवध क्षेत्र में, अवध क्षेत्र, द नंबर ऑप्शन। एका आंदोलन 1921-22 में उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में शुरू हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता मद्रासी पासी थे। अगला प्रश्न है कि अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? लगान का नगद में परिवर्तन करना, द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदारी पास से संबंधित है, मदारी पास से संबंधित है यूपी के किसान आंदोलन से, यूपी के किसान आंदोलन से, बे नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि वेलुथंबी के अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। वेलुथंबी के अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा कहां पर किया गया था? केरल में, बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज शासन विरोधी नेता को जनता में भय फैलाने हेतु उसकी मृत्यु हो जाने के बाद भी सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी? अंग्रेजी शासन विरोधी नेता कौन था जिसको जनता में भय फैलाने के लिए उसकी मृत्यु हो जाने के बाद भी सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी? तो वह था दीवान वेलुथंबी, द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो सुमेलित नहीं है? सबसे पहला विजयनगर के राजा का विद्रोह। विजयनगर के राजा का विद्रोह 1794 में, वेलुथंबी का विद्रोह 1805 में, सावंतवाड़ी का विद्रोह 1844 में, रामोसी विद्रोह 1810 में नहीं हुआ था बल्कि रामोसी विद्रोह हुआ था 1822 के अंदर। रामोसी विद्रोह 1822 में हुआ था, ना कि 1810 में। इसके अलावा विजयनगर के राजा का विद्रोह 1794 में, वेलुथंबी का विद्रोह 1805 और सावंतवाड़ी का विद्रोह 1844 में हुआ था। ए, बे और से सही है। विजयनगर के राजा का विद्रोह, विजयनगर के राजा का विद्रोह, मद्रास प्रेसिडेंसी में पहला विद्रोह विजयनगरम के राजा का था, जिनकी चिक्काचोल जिले में बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1775 में उत्तरी सरकार की दीवानी प्राप्त कर ली थी, तो उसने राजा से 3 लाख रुपए की पेशकश मांगी। बाद में यह रकम तिगुनी कर दी गई और राजा से कहा गया कि तुम अपनी बड़ी सेना को भंग कर दो। राजा ने यह मांग नहीं मानी और उसकी जिम्मेदारी जब्त घोषित कर दी गई। राजा ने अपनी सेना की सहायता से विद्रोह का झंडा बुलंद किया था, पर 1794 में यह मारा गया। केरल के राजा का विद्रोह 1796 में वायनाड के केरल वर्मा राजा पाइसे या 85 राजा ने विद्रोह किया था। यह विद्रोह 1805 में हुआ था। उनकी मृत्यु के बाद ही समाप्त हुआ था। दीवान वेलुथंबी या वेलुथंबी का विद्रोह, दीवान वेलुथंबी या वेलुथंबी का विद्रोह 1805 में तिरुवांकुर पर सहायक संधि लाद दी गई। दीवान वेलुथंबी और रेजिडेंट में झगड़े के कारण राज्य का नायर बटालियन में विद्रोह हुआ। ब्रिटिश सेना ने विद्रोह दबा लिया और राजा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। दीवान ने आत्महत्या कर ली थी। अगला है ढोंडजी बा का विद्रोह। ढोंडजी बा का विद्रोह मैसूर में 1799 में श्रीरंगपट्टनम के पतन के बाद टीपू सुल्तान के राजनीतिक कैदियों की रिहाई हुई, जिसमें ढोंडजी बाग भी थे। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। ढोंडजी 1800 की 10 सितंबर को बहुत बड़ी फौज से वीरतापूर्वक युद्ध करते हुए मारे गए। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1857 में के पूर्व ब्रिटिश काल के दौरान विद्रोह पर विचार किया करें और उन्हें प्राचीनतम से प्रारंभ पर क्रमवार लगाए। तो 1857 के पहले के ब्रिटिश काल के कुछ विद्रोह दे रखे हैं, जिनको हमें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। इसमें सबसे पहले नंबर पर बंगाल व बिहार के संथालों का विद्रोह। बंगाल व बिहार के संथालों का जो विद्रोह हुआ था, यह विद्रोह हुआ था 1855-56 में। दूसरे नंबर पर बंगाल का सन्यासी विद्रोह। बंगाल का सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? बंगाल का सन्यासी विद्रोह चला था 1763 से लेकर 1800 ईस्वी तक। तीसरे नंबर पर कोल्हापुर का विद्रोह। कोल्हापुर का विद्रोह कब हुआ था? कोल्हापुर का विद्रोह हुआ था 1844 ईस्वी में। चौथे नंबर पर वेल्लोर में सिपाही विद्रोह। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 का। और 5 नंबर पर विशाखापट्टनम विद्रोह।
विशाखापट्टनम जो विद्रोह था, यह विशाखापट्टनम विद्रोह चला था 1827 से लेकर 1832 ईस्वी तक। तो इसके अंदर सबसे पहले नंबर पर जो आएगा यह आएगा बंगाल का सन्यासी विद्रोह जो 1763 में शुरू हुआ था। दूसरे नंबर पर इसमें आएगा वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, जो 1806 ईस्वी का है। तीसरे नंबर पर इसमें आएगा विशाखापट्टनम विद्रोह जो 1827 ईस्वी का है। चौथे नंबर पर कोल्हापुर विद्रोह 1844 का। और सबसे अंत में आएगा बंगाल व बिहार के संथालों का विद्रोह जो 1855-56 का है। बी, डी, ई, ओ, सी और ए 6 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह गडकरी विद्रोह के नाम से लोकप्रिय है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह जो गडकरी विद्रोह के नाम से लोकप्रिय है, तो यह किलों के पुश्तैनी सेवक जिन्हें उनकी सेवाएं भंग किए जाने की धमकी दी जा रही थी, इन्होंने जो विद्रोह किया था इसे गडकरी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। गडकरी विद्रोह 1844 कोल्हापुर महाराष्ट्र इलाके में हुआ। गडकरी मराठा किलों में कार्यरत आनुवंशिक सैनिक थे जिन्हें कर मुक्त भूमि प्राप्त होती थी। कोल्हापुर राज्य के प्रशासनिक पुनर्गठन के दौरान सैनिक सेवा समाप्त किए जाने के कारण बाबाजी अहिरेकर के नेतृत्व में इन्होंने विद्रोह किया, जिसे अंग्रेजों ने दबा दिया था। अगला प्रश्न है कि तेहभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ। तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था। किसके नेतृत्व में? किसान सभा के नेतृत्व में। बे नंबर ऑप्शन। तेभागा आंदोलन बंगाल के किसान आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन तेभागा आंदोलन के नाम से विख्यात है। इस आंदोलन द्वारा यह मांग की गई कि फसल का 2/3 भाग वर्गदारों किसानों को दिया जाए। 1940 ईस्वी में लगान आयोग, 1938 में फ्लाउड कमीशन गठित किया गया था, जिसने 1940 में रिपोर्ट सौंपी थी। लगान आयोग ने इस मांग की सिफारिश की कि यह जोतदारों के खिलाफ बंटाईदारों का आंदोलन था। बंगाल किसान सभा द्वारा गठित सभाओं एवं प्रदर्शनों में इंकलाब जिंदाबाद और तेभागा ताई हमें 2/3 भाग चाहिए जैसे नारे लगाए गए। बंगाल की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य जैसे मोनी सिंह, मुजफ्फर अहमद और सुनील सेन ने इस आंदोलन के प्रमुख भूमिका निभाई थी। यह आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति के काफ़ी समय बाद तक चलता रहा और अंत में पुलिस कार्रवाई की वजह से धीरे धीरे समाप्त हो गया। कुल मिलाकर इसकी उपलब्धि 1949 के बगदार अधिनियम के रूप में सामने आई, जिसे BC राज सरकार ने एक अध्यादेश द्वारा जारी किया गया था। अगला प्रश्न है कि 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन की मांग क्या थी। 1940 के दशक के दौरान बंगाल के तेभागा आंदोलन की मांग क्या थी? जमींदारों को आधे के बजाय 1/3 फसल का भुगतान करना। 1946-47 में तेभागा आंदोलन की मांग का अर्थ तेभागा आंदोलन की मांग का अर्थ नाम से ही स्पष्ट है कि बंटाईदार किसान जमींदारों को 1/2 भाग की बजाय 1/3 भाग ही देना चाहते हैं। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों का विरोध करने वाला दयाराम तालुकदार था हाथरस का। बे नंबर ऑप्शन। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी का नेता कौन था? फजलुल हक। 6 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान परिवर्तित विद्या विचारणी सभा के प्रवर्तक थे। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान परिवर्तित विद्या प्रचारणी सभा के प्रवर्तक कौन थे? विजय सिंह पथिक। बे नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि किसानों को उनके हितों के लिए जागृत करने के उद्देश्य से बिजोलिया में मित्रमंडल नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? बिजोलिया में मित्रमंडल नामक संगठन जो किसानों को उनके हितों के लिए जागृत करने के उद्देश्य से गठित की गई थी, किसके द्वारा इस संगठन की स्थापना की गई थी? तो इसके संगठन की स्थापना की गई थी साधु सीताराम दास के द्वारा। ड नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस किसान आंदोलन को गांधी जी ने कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन जो 1920 में हुआ था में आशीर्वाद दिया? राजस्थान के कौन से किसान आंदोलन को गांधी जी ने कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में आशीर्वाद दिया था? तो यह दिया था बिजोलिया किसान आंदोलन। ए नंबर ऑप्शन।
अगला प्रश्न है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित कुछ कथन दे रखे हैं, जिसमें पहला कथन है कि बिजोलिया किसान आंदोलन मुख्यतः 3 चरणों में हुआ था। बिजोलिया किसान आंदोलन मुख्यतः 3 चरणों में हुआ था, जिसमें पहला चरण साधु सीताराम दास के नेतृत्व में, दूसरे में विजय सिंह पथिक और तीसरा चरण के अंदर है जो जमुनालाल बजाल और मणिकेलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी इनके द्वारा जो तीसरा जो चरण चलाया गया था। प्रथम चरण का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने जो इसके दूसरे चरण का नेतृत्व किया था। प्रथम चरण का जो नेतृत्व किया था यह साधु सीताराम दास के द्वारा किया गया था। तो 2 नंबर ऑप्शन गलत है, पहला सही है, केवल एक सही, ए नंबर ऑप्शन। प्रथम चरण जो 1897 से लेकर 1915 तक का, जिसका नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया। दूसरा चरण 1916 से 22 तक का नेतृत्व विजय सिंह पथिक, वास्तविक नाम जिनका भूप सिंह था, माणिक्यलाल वर्मा, नारायण पटेल ने किया। तीसरे चरण जो 1923 से 1941 तक चला था, कुछ समय जमुनालाल बजाज, रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है कि विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तेलंगाना से, द नंबर ऑप्शन। 18 अप्रैल 1951 को वेद्रे रामचंद्र रेड्डी ने तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में विनोबा भावे को 100 करोड़ एकड़ जमीन के रूप में पहला भूदान दिया गया था। अगला प्रश्न है कि 2 कथन दे रखे हैं, दोनों में से बताना है कि कौन कौन से सही है। पहला है कि अगस्त 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा पारित अगस्त 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा पारित घोषणा पत्र में आमूल परिवर्तनवादी मांगे अंतर्विष्ट होती है। अगस्त 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा पारित किसान घोषणा पत्र के आमूल परिवर्तनवादी मांगे अंतर्विष्ट होती है। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है कि अखिल भारतीय किसान सभा कांग्रेस का एक भाग थी और इसने प्रांतीय कांग्रेस समितियों को घनिष्ठ संबंध बनाए रखे थे। दूसरा ऑप्शन भी सत्य है। इसमें ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, बे नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी 1936 के अंदर, बे नंबर ऑप्शन। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का पहला आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था 1936 के अंदर, लखनऊ में। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? स्वामी सहजानंद के द्वारा, द नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस महासचिव लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? एन.जी. रंगा को, ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने किसान सभा आंदोलन को संगठित करने में सर्वाधिक योगदान दिया? निम्नलिखित में से किसने जो किसान सभा आंदोलन को संगठित करने में सर्वाधिक योगदान दिया था? सहजानंद सरस्वती ने, द नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग नहीं लिया था? निम्नलिखित में से कौन से किसान कांग्रेसी नेता जिन्होंने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा के अंदर भाग नहीं लिया था? जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गया था? 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से कौन जुड़े थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती, द नंबर ऑप्शन। तो ये थे प्रमुख किसान आंदोलन से संबंधित 50 क्वेश्चन। इसी के पश्चात इसी चैप्टर में हम अब अगला शुरू करते हैं, आदिवासी व अन्य विद्रोह जिनसे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, जिनमें सबसे पहला कि निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह का नेता नहीं था? संथाल विद्रोह का नेता कौन नहीं था? तो संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू थे, चांद थे, कहानू थे, इसके अलावा भैरव थे। भैरव है, यह भी संथाल विद्रोह के नेता थे। भैरव के अलावा मुर्मू भी है जो यह भी इसके संथाल विद्रोह के नेता थे, लेकिन इसमें जगन्नाथ जो इस संथाल विद्रोह के नेता नहीं थे, 6 नंबर ऑप्शन।
अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ था। संथाल विद्रोह शुरू कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह शुरू हुआ था 1855 ईस्वी में। ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि संथाल लोग गैर आदिवासी बाहरी व्यक्तियों को निम्न में से किस नाम से पुकारते थे। संथाल लोग जो गैर आदिवासी बाहरी व्यक्ति जो थे उनको किस नाम से पुकारते थे? दिक्कू। द नंबर ऑप्शन। संथाल विद्रोह का नेता सिंधु मांझी। ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि दामिन ए कोहो। दामिन ए कोहो क्या था? दामिन ए कोहो क्या था? दामिन ए कोहो संथालों के लिए सीमांकित किया गया क्षेत्र। संथालों के लिए सीमांकित किया गया क्षेत्र जिसे दामिन ए कोहो कहा जाता था। द नंबर ऑप्शन। 1780 के दशक के आसपास संथाल बंगाल में आने लगे। जमींदार लोग उन्हें खेती के लिए नई भूमि तैयार करने लगे और खेती का विस्तार करने के लिए भाड़े पर रखते थे। ब्रिटिश अधिकारियों ने संथालों को जंगल महलों में बसने का निमंत्रण दिया। चूंकि पहाड़िया लोग हल चलाने को तैयार नहीं थे, पहाड़िया कुदाल से व संथाल हल से खेती करते थे और उपद्रवी व्यवहार करते थे, इसलिए अंग्रेजों को संथाल उपयुक्त लगे। 19वीं शताब्दी में प्रारंभिक दशकों से संथाल लोग वहां के जंगलों का सफाया करते हुए, इमारती लकड़ी काटते हुए, चावल या कपास उगाते हुए बड़ी संख्या में घुसे आ रहे थे। संथाल बासिदों ने निचली पहाड़ियों पर कब्जा जमा लिया था, इसलिए पहाड़िया को राजमहल की पहाड़ियों के भीतर की ओर पीछे हटना पड़ा। 1832 तक जमीन के एक बड़े इलाके को दामिन ए कोहो के रूप में सीमांकित कर दिया गया। इसे संथालों की भूमि घोषित कर दिया गया। संथालों को भी जल्दी ही यह समझ आ गया कि वह जमीन उनके हाथों से निकलती जा रही है। उस जमीन पर सरकार भारी कर लगा रही थी। साहूकार दिक्कू लोग बहुत ऊंची दर पर ब्याज लगा रहे थे और कर्ज अदा न किए जाने पर जमीन पर कब्जा कर रहे थे। 1850 के दशक तक संथालों को लगने लगा कि अब विद्रोह का समय आ गया है। 1855 के संथालों विद्रोह के बाद संथाल परगने का निर्माण कर दिया गया, जिसके लिए 5500 वर्ग मील भूमि भागलपुर और वीरभूम जिलों से ली गई। सिंधु संथाल विद्रोह का प्रमुख नेता था। अगला प्रश्न है कि किसने बरहेट बाजार में छापा मारकर जो साहूकारों का निवास स्थान था। बरहेट बाजार में छापा किसने मारा जो साहूकारों का निवास स्थान था? संथालों ने। बे नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने संथाल विद्रोह को शांत करने में अंग्रेजों की सहायता की? कौन से भारतीय शासक थे जिसने संथाल विद्रोह को शांत करने के लिए अंग्रेजों की सहायता की थी? मुर्शिदाबाद के नवाब ने। अगला प्रश्न है कि 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? 1855 के अंदर संथालों ने जो कौन से अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बारो को। से नंबर ऑप्शन। संथाल विद्रोह संथालों ने एकता के प्रतीक साल वृक्ष के शाखा अपने गांव में घुमाई और 30 जून 1855 की रात भोगनाडीही गांव जिला साहिबगंज झारखंड में एकत्रित होने के लिए आमंत्रित किया। उस रात 400 गांवों के 6000 आदिवासियों ने बाहरी लोगों को भगाने और विदेशी शासन समाप्त कर सत्युग स्थापित करने के उद्देश्य से विद्रोह करने का निर्णय लिया। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू मुर्मू कान्हू मुर्मू थे। सिद्धू और कान्हू चांद भैरव 4 भाई तथा फूलो व जानो 2 बहनें थी। इनके पिता चुन्नू मुर्मू थे। सिद्धू और कान्हू ने घोषणा की कि ठाकुर जी की यानी कि भगवान ने ठाकुर जी ने उन्हें हथियार उठाने का आदेश दिया है। 7 जुलाई को विद्रोह शुरू हुआ। 10 जुलाई 1855 को उन्होंने मेजर बर्रो को पराजित किया। अगस्त 1855 में बरहेट में हुई लड़ाई में चांद और भैरव मारे गए। सिद्धू व कान्हू को पकड़कर फांसी दे दी गई। इस दमन में 15,000 से भी अधिक संथाल मारे गए थे। अगला प्रश्न है कि किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया? किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था? किसने जो कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था? 1855-56 में बिहार के संथालियों ने।
अगला प्रश्न है कि किस सरकारी अधिनियम के तहत संथाल परगना को आंशिक विशिष्ट क्षेत्र घोषित किया गया, जहां विधायिका का कोई भी अधिनियम तब तक लागू नहीं होता था जब तक कि राज्यपाल इसे पूर्व सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा निर्देशित नहीं करते हैं। किस सरकारी अधिनियम के तहत संथाल परगना को आंशिक विशिष्ट क्षेत्र घोषित किया गया, जहां विधायिका का कोई भी अधिनियम तब तक लागू नहीं होता जब तक कि राज्यपाल इसे पूर्व सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा निर्देशित नहीं करे। भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1855 में संथाल विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण थे? 1855 के संथाल विद्रोह के निम्नलिखित में से कौन से लक्षण थे? तो सबसे पहले नंबर पर विद्रोह के क्षेत्र को दामिन-ए-कोह कहा गया। संथालों के विद्रोह का जो क्षेत्र था, उसे दामिन-ए-कोह घोषित किया गया। तो पहला ऑप्शन सही है। आदिवासियों ने बाहरी लोगों को बाहर खदेड़ने का दृढ़ निश्चय कर रखा था, यह भी सही है। विद्रोहियों ने विदेशी सत्ता को पूरी तरह से ध्वस्त कर देने की घोषणा की थी। तीसरा ऑप्शन भी सत्य है। चौथा है कि आदिवासियों के पास आधुनिकतम हथियार थे। आदिवासियों के पास आधुनिक हथियार नहीं थे। चौथा ऑप्शन इसका गलत होगा। ग्वालों यानी कि दूध वालों और लोहारों ने आदिवासियों का विरोध किया था। ग्वालों ने, दूध वालों ने, इन सभी ने इन आदिवासियों का सहयोग किया था, बल्कि विरोध नहीं किया था, बल्कि सहयोग किया था। इसलिए 5 ऑप्शन भी गलत होगा। 1, 2 और 3 इसके सही है। 6 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा उपाय किया गया था? संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा उपाय किया गया था? संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्र का सृजन किया गया। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। था। दोनों ऑप्शन इसके सही है। अगला प्रश्न है कि जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था। जनजातीय लोगों, कौन से जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था ठक्कर बापा के द्वारा। ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न, मुंडाओं ने विद्रोह किया था। मुंडाओं ने विद्रोह कब किया था? तो मुंडा ने विद्रोह किया था 1895 में। उलुगलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा विद्रोह 1895 से 99 तक। छोटा नागपुर के बिरसा मुंडा एक गांव के मुखिया थे। उन्होंने ही इस विद्रोह का नेतृत्व किया, इसलिए इसे बिरसाई उलगुलान महान कोलाहल कहते हैं। बिरसाई चाईबासा के एक लुथेरन मिशन स्कूल में पढ़े हुए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि वे एक हिंदू संत और वैष्णव साधु के साथ रहा करते थे। अपनी देवी शक्ति के कारण उन्हें बिरसा भगवान कहा जाता था। उन्हें उस समय गिरफ्तार कर लिया गया जब उन्हें एक राजपूत को जबरन अपने साथ हाजिर होने का आदेश दिया गया। बिरसा ने हजारीबाग और फिर रांची जेलों में 2 वर्ष 1895 से 97 तक बिताए। जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो उनके अनुयायियों ने समझा कि वे आसानी से जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब बिरसा ने आदेश दिया कि वे धान रोपना बंद कर दे, क्योंकि भगवान उनकी फसलों की देखभाल करेंगे, तो लोगों ने ऐसा ही किया। लेकिन वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ और फसलें बेकार हो गई। 1896 से 93 तथा 1899 से 1900 के अकालों के कारण स्थिति अधिक गंभीर हो गई। रिहा होने पर बिरसा मुंडा ने अपना काम फिर शुरू किया। इस बार उनका स्पष्ट राजनीतिक एजेंडा था ब्रिटिश राज की जगह मुंडा राज की स्थापना करना। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि सतयुग आ गया और सबको शोषकों व दिक्कों से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। केले के पेड़ को ब्रिटिश सरकार और इंग्लैंड की महारानी के प्रतीक के रूप में जलाया गया। उसके बाद सरकारी संपत्ति, जमींदारों और सूदखोरों पर आक्रमण शुरू हो गए। यह 1899 के नवंबर और दिसंबर महीने में हुआ। अगले महीने के आरंभ में बिरसा के विद्रोहियों और सरकारी सेनाओं के बीच में सीधी लड़ाई आरंभ हो गई। आगे चलकर बिरसा घायल हो गए और पकड़े गए और उन्हें फांसी दे दी गई। इस प्रकार उलगुलान का विद्रोह समाप्त हो गया, लेकिन वह आज भी लोकगीतों और कथाओं में जिंदा है। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? बिरसा मुंडा के अनुयायी जो उन्हें किसका अवतार मानते थे? धरती आंबा का। बे नंबर ऑप्शन।
अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा का विद्रोह कहाँ हुआ था। बिरसा मुंडा का विद्रोह कहाँ हुआ था? रांची में। किस जनजाति से बिरसा मुंडा संबंधित है? मुंडा जनजाति। मुंडा विद्रोह के गुरु कौन थे? आनंद पांडे। निज आबाद क्या था? निज आबाद क्या था? इंडिगो की खेती का एक रूप। इंडिगो की खेती का एक रूप जिसे निज आबाद कहा गया था। अगला प्रश्न है कि 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल था? 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता सम्मिलित था? तो इसमें कौन सा नेता सम्मिलित था? जदुनाथ शर्मा, रानी कोडेन्यू या टिकेंद्रजीत सिंह। तो इनमें से कोई भी नहीं सम्मिलित था। 1872-73 के गारो विद्रोह का जो प्रमुख नेता था वह था पातोगन संगमा। अगला प्रश्न है कि बाहरी लोगों को भूमि हस्तांतरित करने के कारण 1831-32 में निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? बाहरी लोगों को भूमि हस्तांतरित करने के कारण 1831-32 में निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था? कोल जनजाति के लोगों ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1832-33 में कोल विद्रोह का एक हिस्सा नहीं था? निम्नलिखित में से कौन है जो 1832-33 के कोल विद्रोह का एक हिस्सा नहीं था? तो होस, उराव और मुंडा ये सभी कोल विद्रोह के हिस्सा थे। टोटो जनजाति जो इसका हिस्सा नहीं थी। अगला प्रश्न है कि 1832-33 के कोल जनजाति विद्रोह में निम्न में से कौन सी जनजाति सम्मिलित नहीं थी? कोल जनजाति विद्रोह में कौन सम्मिलित नहीं थे? चुआर, हौज, मुंडा इसमें सम्मिलित थे। भील जो इसके अंदर सम्मिलित नहीं था। कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धो या बुद्ध भगत थे। इसके अलावा जोवा भगत, जिंदराई मानकी और सुई मुंडा आंदोलन के प्रमुख व्यक्तित्व थे। छोटा नागपुर के मुंडा, उराव और हो या हौस, टोरी के भोक्ता या बोक्ता, घासी, प्लामू के चेचेरो, खरवार जैसे अनेक आदिवासी समूहों ने इस कोल जनजाति विद्रोह के अंदर भाग लिया था। अगला प्रश्न है कि 1831 में बुद्ध भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? 1831 में बुद्ध भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह कौन से क्षेत्र में हुआ था? सिंहभूम क्षेत्र। 6 नंबर ऑप्शन। 1831 का कोल विद्रोह यह छोटा नागपुर के उन क्षेत्रों में हुआ जहां मुंडा लोग रहा करते थे। सिंहभूम जिला छोटा नागपुर का हिस्सा है। वह कोलन क्षेत्र भी कहलाता है। कोलन के होल लोगों को लार का कोल भी कहा जाता है। औपनिवेशिक शासन से उत्पीड़ित लोगों ने 1831 में विद्रोह कर दिया। उनके आक्रमण का निशाना नए डिको या बाहरी लोग थे, चाहे वे पुलिस अफसर हो, जमींदार हो, नमक के व्यापारी हो या सूदखोर हो। यहाँ तक कि अनाज की कीमतों को नियंत्रित करने वाले अनाज व्यापारियों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। औपनिवेशिक शासन ने बड़ी ही निर्दयता से विद्रोह को चल दिया। इसी के बाद 1833 का रेगुलेशन 13 कानूनबद्ध किया गया। इसके फलस्वरूप पूरा छोटा नागपुर गैर नियंत्रित क्षेत्र घोषित कर दिया गया और बंगाल प्रांत के सामान्य कानून के प्रशासन से बाहर कर दिया गया। गवर्नर जनरल का एजेंट इसका प्रमुख प्रशासक बना दिया गया। उसने प्रशासन से संबंधित विशेष कानून बनाए जिन्हें 1837 के विल्किंसन कानून कहा जाता है। इसमें स्थानीय प्रमुखों मानकी और मुंडा को कुछ हिस्सेदारी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला खरवार आंदोलन कब हुआ था? खरवार आंदोलन पहला कब हुआ था? 1874 के अंदर। 1874। 6 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि किस आदिवासी समुदाय ने साफाहोर होने का दावा किया था? कौन से आदिवासी समुदाय ने साफाहोर होने का दावा किया था? खरवार ने। खरवार समुदाय ने साफाहोर आंदोलन 1870 के दशक में शुरू किया। इसे खरवार या खैरवार आंदोलन भी कहते हैं। इसके नेतृत्वकर्ता भागीरथ मांझी थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति की उत्पत्ति यूनान के दक्षिणी चीनी प्रांत में हुई थी? निम्नलिखित में से किस जनजाति की उत्पत्ति जो यूनान के दक्षिणी चीनी प्रांत में हुई थी? अहोम। 2 नंबर ऑप्शन। 1828 में असमियों ने अहोम राज परिवार के गोमधर कंवर को राजा घोषित किया और यह योजना बनी कि अहोम सरदारों की सहायता से रंगपुर पर चढ़ाई की जाए।
इस योजना के नेता अहोम सरकार के भूतपूर्व मंत्री धनंजय बड़गोहाई तथा दूसरे अधिकारी थे। यह अभियान विफल हुआ और 1828 के अक्टूबर में दबा दिया गया। गोमधर ने आत्मसमर्पण किया और उन्हें 7 साल कैद की सजा दी गई। अगला प्रश्न है कि हौज विद्रोह कब हुआ था? हौज विद्रोह 1820-21 में। अगला प्रश्न है कि मुंडा जनजाति की मुंडारी भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? मुंडा जनजाति की मुंडारी भाषा जो कौन से भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? ऑस्ट्रो एशियाई, ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम है जो निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? 1908 में, सी नंबर ऑप्शन। अगला सम्मिलित करना, कुछ विद्रोहों के नाम दे रखे, उन विद्रोह के नेतृत्वकर्ताओं से सम्मिलित करना है। सबसे पहला है रामोसी विप्लव। रामोसी विप्लव का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? चित्तूर सिंह के द्वारा। दूसरा है कोल विप्लव जो सिंहभूम में हुआ था 1831 में जो शुरू हुआ था। इस कोल विद्रोह या कोल विप्लव का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धू भगत ने। कच्चा नागा विप्लव संबुदान के द्वारा। और ओरांव विप्लव या ओरांव विद्रोह जो इसका नेतृत्व किया था जात्रा भगत के द्वारा। रामोसी विप्लव चेतुर सिंह, कोल विप्लव बुद्धू भगत, कच्चा नागा विप्लव संबुदान और ओरांव विप्लव जो जात्रा भगत। सी, बी, डी और ए, सी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है, यह भी सम्मिलित करना है। यहाँ पर भी कुछ विद्रोह दे रखे हैं और विद्रोह के नेतृत्वकर्ताओं के नाम दे रखे हैं। सबसे पहले नंबर पर चिनावा ने कौन से विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो चिनावा ने किया था कितूर विद्रोह जो 1824 में हुआ था। हाजी सरेतुल्ला ने फराजी आंदोलन 1838 में। अलूरी सीताराम राजू के द्वारा रंपा विद्रोह जो 1922 का रंपा विद्रोह, इसका नेतृत्व किया गया। और कृष्णादाजी पंडित ने गडकरी विद्रोह 1844 के गडकरी विद्रोह का नेतृत्व किया था। चिनावा कितूर विद्रोह, हाजी सरेतुल्ला फराजी आंदोलन, अल्लूरी सीताराम राजू रंपा विद्रोह 1922 और कृष्णादाजी पंडित गडकरी विद्रोह 1844। डी, सी, ए और बी, बे नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न फिर से सम्मिलित करना है, वही इसी के अंदर भी विद्रोह और विद्रोह के नेतृत्वकर्ताओं के नाम है। सबसे पहले नंबर पर भगत जवाहर मल ने कुका आंदोलन का नेतृत्व किया। और विलायत अली का संबंध वहाबी आंदोलन से। सैयद फजल का जो संबंध है यह मोपला विद्रोह से। और खुदी मल्ला का संबंध है पबना विद्रोह से। भगत जवाहर मल कुका आंदोलन, विलायत अली वहाबी आंदोलन, सैयद फजल मोपला विद्रोह और खुदी मल्ला जो पबना विद्रोह। बी, ए, सी और डी, बे नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा संगठित क्रांति प्रारंभ की गई थी। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा संगठित क्रांति प्रारंभ की गई थी कहां पर? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र की है? तो इसमें से महाराष्ट्र की घटना कौन सी है? महाराष्ट्र की जो घटना इसके अंदर है यह भील विद्रोह जो महाराष्ट्र में हुआ था। ए नंबर ऑप्शन। भील विद्रोह महाराष्ट्र के खानदेश क्षेत्र में 1818 से 1831 के दौरान हुआ था। अंग्रेजों ने इस विद्रोह में पेशवा के मंत्री त्र्यंबक की भूमिका मानी। 1827 में भील सेना का गठन हुआ। भीलों के नेता चील नायक, दशरथ और हिरिया थे। रंपा विद्रोह 1879-80 में जमींदारों के भ्रष्टाचार व नए जंगल कानूनों के खिलाफ मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ। 1922 से 24 में भी आंध्र क्षेत्र में रंपा विद्रोह हुआ जिसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया। राजू गांधी को काफी मानते थे। 1923 में काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हुए कांग्रेस अधिवेशन के समय अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली को पत्र लिखकर कहा कि अगर उसे 1000 बंदूकें उपलब्ध हो जाए तो वह ब्रिटिश राज को समाप्त कर देगा। 7 मई 1924 को अल्लूरी सीताराम राजू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्रोह को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। निम्नलिखित विद्रोह को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहले नंबर पर है कोली विद्रोह कब चला था? तो कोली विद्रोह चला था 1824 से लेकर 1828 तक। 1824 से 28 तक चला था। संथाल विद्रोह 1855-56। तीसरे नंबर पर है चुआर और हो
चुआर और हो विद्रोह। चुआर विद्रोह जो 1768 का है, 1768 में चला था, 1768 में शुरू हुआ था, जो 1799 तक चला था। और हो विद्रोह जो 1820 में, 1820-21 के अंदर हो विद्रोह हुआ था। बघेरा विद्रोह जो 1818 से 1819, 1818-19 के अंदर बघेरा विद्रोह चला था। तो इसमें सबसे पहले चुआर और हो विद्रोह आएगा। चुआर विद्रोह जो 1768 का है। इसके पश्चात दूसरे नंबर पर जो इसमें आएगा, यह आएगा बघेरा विद्रोह जो 1818 का है। तीसरे नंबर पर कोली विद्रोह 1824 का। और सबसे अंत में आएगा संथाल विद्रोह 1855-56 का। 3, 4, 1 और 2 बे नंबर ऑप्शन। चुआर विद्रोह 1768 से 99, हो विद्रोह 1820-21, बड़ौदा का बाघेरा विद्रोह 1818-19, गुजरात का कोली विद्रोह 1824 से 28 और संथाल विद्रोह 1855-56। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंदोलनों और संबंधित भू क्षेत्रों को सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित आंदोलन दे रखे हैं और आंदोलन से संबंधित भू क्षेत्र, कौन से आंदोलन किस क्षेत्र में हुए थे, इनको हमें सम्मिलित करना है। तो सबसे पहला प्रति सरकार कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। दूसरे नंबर पर चासी मूल्यराज कहाँ का है? चासी मूल्यराज उड़ीसा में। उलगुलान कहाँ हुआ था? उलगुलान बिहार में। और ताम्रलिप्त जातीय सरकार बंगाल के अंदर। प्रति सरकार महाराष्ट्र, चासी मूल्यराज उड़ीसा, उलगुलान जो बिहार और ताम्रलिप्त सरकार बंगाल। सी, डी, ए और बी, ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहले नंबर पर मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 से लेकर 1900 चला था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में। दक्कन दंगे, महाराष्ट्र के अंदर जो दक्कन दंगे हुए थे, यह हुए थे 1875 ईस्वी के अंदर। और मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो मोपला विद्रोह हुआ था 1921 के अंदर। मोपला विद्रोह 1921 में। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर जो आएंगे वो आएंगे दक्कन दंगे। सबसे पहले नंबर पर इसमें आएंगे संथाल विद्रोह जो 1855 का है। इसके पश्चात दूसरे नंबर पर इसमें आएंगे दक्कन दंगे। तीसरे नंबर पर इसमें मुंडा विद्रोह जो 1899 का है। और चौथे नंबर पर इसमें आएगा मोपला विद्रोह जो 1921 का है। 2, 4, 1 और 3, द नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन था। किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदायों के बीच हुआ था? ताना भगत आंदोलन जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन था, कौन से भारतीय राज्य के आदिवासी समुदायों के बीच हुआ था? तो यह हुआ था झारखंड में, झारखंड के अंदर। 6 नंबर ऑप्शन। ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने किस वर्ष आरंभ किया था? ताना भगत आंदोलन जो है जतरा उरांव ने कौन से वर्ष इसे शुरू किया था? 1914 में। 6 नंबर ऑप्शन। ताना भगत आंदोलन 1914 से 1916 छोटा नागपुर के नजदीक क्षेत्र के उरांव ने 1914 में जात्रा भगत के नेतृत्व में एक आंदोलन प्रारंभ किया, जिसमें मांस मदिरा और आदिवासी नृत्य से दूर रहते हुए झूम कृषि की तरफ लौटने व एकेश्वरवाद का आह्वान किया गया। जात्रा भगत के पंथ का नाम ताना होने के कारण उसके अनुयायी ताना भगत के नाम से प्रसिद्ध हुए। जात्रा भगत की 1916 में जेल में मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है कि 1806 में पहला गंभीर विद्रोह कहाँ हुआ था? 1806 में पहला गंभीर विद्रोह कहाँ हुआ? वेलूर में। बे नंबर ऑप्शन। ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोह के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोह के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र से संबंधित है? कौन से क्षेत्र से संबंधित है? मदुरई से। 6 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि खासी विद्रोह के नेता कौन थे? खासी विद्रोह के नेता तिरोंग सिंह संयम। 6 नंबर ऑप्शन। उपरोक्त परीक्षा में नाम इसी प्रकार लिखा था, लेकिन इसे तीर्थ सिंह या तीर्थ सिंह लिखा जाता है। खासी विद्रोह पूर्वोत्तर भारत में 1829 से 33 के दौरान हुआ। बार मानिक और मुकुंद सिंह अन्य नेतृत्व करता थे। तीर्थ सिंह ने 1833 में अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। उन्हें ढाका जेल में बंद कर दिया गया था।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्रोह में किसका बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख किया? कौन से विद्रोह का बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख किया? सन्यासी विद्रोह का। द नंबर ऑप्शन। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी बंगाल क्षेत्र के किसान, मूल साम्राज्य की भंग सेना के सैनिक और मदारी व बरहाना जातियों के सन्यासियों का मिला जुला यह आंदोलन ठीक तरीके से 1770 में ही शुरू हुआ। इस आंदोलन के प्रमुख नेता मूसा शाह, मजनू शाह, चिराग अली, नूरुल मोहम्मद, बुहानी पाठक, अनूप नारायण, देवी चौधरानी, कृपानाथ और पीताम्बर इत्यादि थे। अगला प्रश्न है कि आदिवासी विद्रोह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? आदिवासी विद्रोह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जो सही नहीं है? सबसे पहला कि लॉर्ड डेटन की नस्ल भेदभाव की नीतियों के कारण वासुदेव बलवंत फड़के का सशस्त्र विद्रोह 1876-77 में तेजी से चला। तो वासुदेव बलवंत फड़के का जो विद्रोह था यह 1876-77 में नहीं बल्कि यह विद्रोह चला था 1879 के अंदर। 1879 में फड़के के द्वारा विद्रोह किया गया था। तो पहला ही ऑप्शन इसका गलत होगा। दूसरा कि राजमहल की पहाड़ियों के संथालों ने 1855 में विद्रोह किया। राजमहल की पहाड़ियों में संथालों ने 1855 में विद्रोह किया क्योंकि वे राजस्व अधिकारियों के दुर्व्यवहार के साथ पुलिस, जमींदार और साहूकारों के अत्याचार से तंग आ गए थे। तो दूसरा ऑप्शन सत्य है। असम के अहोम अभिजात वर्ग ने 1828 में विद्रोह किया क्योंकि ब्रिटिश सत्ता ने वर्मा युद्ध के बाद हटने के वायदे पूरे नहीं किए थे। चौथा ऑप्शन है कि ओखा मंडल के बागेराव ने 1818-19 में विद्रोह किया क्योंकि ब्रिटिश सरकार की सहायता से बड़ौदा के गायकवाड़ शासकों ने बलपूर्वक वसूली की थी। तो ब, स और द सही है। ए नंबर इसका गलत होगा। अगला प्रश्न है कि रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाकों में हुआ था? रामोसी विद्रोह जो सही रूप से कौन से भौगोलिक इलाकों में हुआ था? पश्चिमी घाट में। द नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता कौन था? संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता कौन था? सुरेंद्र साई। ब नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक साधारण स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में मर जाना अच्छा है। एक साधारण स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में मर जाना अच्छा है पर गुलाम होकर राजा होना अच्छा नहीं है। एक साधारण व्यक्ति के रूप में मर जाना अच्छा है पर गुलाम होकर राजा होना अच्छा नहीं है। किसका कथन था? तीरथ सिंह का। बे नंबर ऑप्शन। खासी विद्रोह। तीरथ सिंह पश्चिमी खासी पहाड़ियों के एक राज्य के शासक थे। ब्रिटिश प्रतिनिधि डेविड स्कॉट ने तीरथ सिंह को राजी किया कि उन्हें नोगखलाओ में रहने और सड़कें बनाने दिया जाए। इस प्रकार काफी बड़ी सेना और लवाबजा सड़क बनाने के बहाने राज्य में घुस आया। खासी इससे आतंकग्रस्त हो गए। जब यह अफवाह फैली कि अंग्रेज टैक्स लगाना चाहते हैं तो उनका संदेह और बढ़ गया। 1829 में तीरथ सिंह ने नोगखलाओ में ब्रिटिश फौज पर हमला कर दिया। दूसरे सरदार भी उनसे मिल गए और लंबा छापामार या गुरिल्ला युद्ध छिड़ गया था। अपने वीर राजा के अधीन आदिवासी योद्धाओं ने इतनी बहादुरी के साथ लड़ाई की कि शत्रु तक को उनकी प्रशंसा करनी पड़ी। इसके बाद अंग्रेजों ने तीरथ सिंह को अपनी तरफ मिलाना चाहा पर अपने इलाकों की बिना शर्त वापसी के पूर्व उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत करना स्वीकार नहीं किया। पर बड़ी शक्ति के विरुद्ध यह युद्ध दीर्घ काल तक जारी नहीं रह सका और योद्धा तीरथ सिंह को अंत में आत्मसमर्पण करना पड़ा। वह ढाका भेज दिया गया। उन्हें यह कहा गया कि उनकी पूर्व प्रतिष्ठा उन्हें प्राप्त हो जाएगी बशर्ते वे ब्रिटिश शासन को स्वीकार कर ले, उनके आदेश माने। पर तीरथ सिंह ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उनका कथन था कि एक साधारण स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में मर जाना अच्छा है पर गुलाम होकर राजा होना भी अच्छा नहीं है। वह 1834 में निर्वासन में भी मर गए। इसके बाद सारे प्रदेश में शांति स्थापित हो गई थी। अगला प्रश्न है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन कौन से कथन है जो इसमें से सही होंगे। सबसे पहले है कि बंगाल में अंग्रेजों के विरुद्ध सन्यासियों तथा फकीरों ने विद्रोह कर दिया था। बंगाल में अंग्रेजों के विरुद्ध जो सन्यासियों तथा फकीरों ने विद्रोह कर दिया था। पहला ऑप्शन सत्य है। अंग्रेजों के विरुद्ध जो सन्यासियों ने और फकीरों ने विद्रोह किया था। सन्यासी तथा फकीर जो अंग्रेजों द्वारा भारत की धार्मिक परंपरा में हस्तक्षेप के विरोधी थे। तो कथन और कारण दोनों ही इसके सही होंगे। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए नंबर ऑप्शन।
अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व के ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व के 1857 से पूर्व के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोह को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। 1857 से पहले के जो वे विद्रोह है, इन विद्रोह को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहले नंबर पर बंगाल का सिपाही विद्रोह। बंगाल का सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो बंगाल का सिपाही विद्रोह एक तो 1764 के अंदर हुआ था और एक बंगाल का सिपाही विद्रोह हुआ था 1824 के अंदर। तो बंगाल में दो सिपाही विद्रोह हुए थे, एक 1764 में और एक 1824 में। दूसरा कच्छ का विद्रोह। कच्छ का विद्रोह कब हुआ था? तो कच्छ का विद्रोह हुआ था 1816 में। 1816 से लेकर 1832 तक का जो कच्छ का विद्रोह चला था। अब वेलोर का विद्रोह कब हुआ? तो वेलोर का विद्रोह हुआ था 1806 के अंदर। चौथे नंबर पर संथाल विद्रोह 1855 और कोल विद्रोह जो हुआ था, यह कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 में। एक कोल विद्रोह है और एक जो गुजरात का कोली विद्रोह जो हुआ था यह हुआ था 1824 से लेकर 1828 तक है। लेकिन इसमें पूछा कोल विद्रोह जो हुआ यह हुआ था 1831-32 में। कोल विद्रोह 1831-32। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर बंगाल का सिपाही विद्रोह आएगा जो 1764 का है। इसके पश्चात वेलोर का विद्रोह जो 1806 का है। तीसरे नंबर पर कच्छ का विद्रोह 1816 का है। चौथे नंबर पर कोल विद्रोह जो 1831-32 का है और सबसे अंत में आएगा संथाल विद्रोह जो 1855-56 का है। 1, 3, 2, 5 और 4 ए नंबर ऑप्शन। बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 और 1824 में भी हुआ। वेलोर का विद्रोह 1806, कच्छ का विद्रोह 1816-32, सिंहभूम का कोल विद्रोह 1831-32 और संथाल का विद्रोह जो 1855-56 में। सिपाही विद्रोह, बंगाल का सिपाही विद्रोह भारतीय सिपाहियों का पहला विद्रोह था। 1764 में तब हुआ जब पटना में मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध करते हुए मनरो की सेना ने एक पूरी बटालियन अपनी सेना से अलग होकर नवाब की सेना में मिल गई थी। इस बटालियन के सैनिकों को कंपनी के वफादार सैनिकों ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर सैनिक अदालत का मुकदमा चला। इनमें से 24 को तोप से उड़ा दिया गया था। 1806 में वेलोर में जो सिपाही विद्रोह हुआ था इससे गंभीर था। 1806 की मई में एक बटालियन ने विद्रोह कर दिया, पर इसे दबा दिया गया था और विद्रोही नेता को बेंत लगाए गए थे। कुछ दिनों के लिए शांति रही, पर इसके बाद 10 जुलाई को एकदम से विस्फोट हुआ। भारतीय सिपाही मध्य रात्रि के समय उठ खड़े हुए। उन्होंने संतरियों को मार डाला, मुख्य कारत को खत्म कर दिया। कुछ अफसरों को गोलियों का शिकार बनाया गया। मैसूर के व्याघ्र चिन्हित झंडे को दिन के नारों के साथ गढ़ की दीवारों पर लगा दिया गया। जब इस विद्रोह की खबर आर्काट के ब्रिटिश अधिकारियों के पास पहुंची तो जिलेस्पी के अधीन एक सेना भेजी गई। विद्रोह को दबा दिया गया। वेलोर के थोड़े ही दिनों के बाद बंगाल सेना में भी असंतोष। 1824 में एक विद्रोह हुआ। 47वीं भारतीय पैदल सेना ने वर्मा में तब जाने से इनकार कर दिया जब तक उनके भत्ते में 100% वृद्धि न की जाए। यात्रा पर चलने या हथियार डालने का आदेश न मानने पर गोलीबारी की गई। जो लोग गोलीबारी से बच गए उन पर सैनिक अदालत में मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। इस प्रकार 47वीं सेना का नाम ही मिटा दिया गया। 1844 की फरवरी में फिरोजपुर की 34वीं रेजिमेंट ने भी यही रुख अख्तियार किया। 64वीं सेना का झंडा छीन लिया गया और 64वीं सेना को भी भंग कर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्रोह को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले नंबर पर रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह हुआ था 1879-80 को। 1879-80 को रंपा विद्रोह हुआ था। दूसरा बंगाल का सन्यासी विद्रोह कब चला था? तो बंगाल का सन्यासी विद्रोह यह लगभग 1763 से लेकर 1800 तक 1763 में शुरू हुआ था जो 1800 तक चला था। सतारा का विद्रोह कब गया? तो सतारा का विद्रोह 1841 का। खानदेश का भील विद्रोह 1818 से लेकर 1831 तक। और उड़ीसा का जमींदार विद्रोह कब तक चला था? तो उड़ीसा का जमींदार विद्रोह चला था 1804 से लेकर 1817 तक। 1804 से 1817 तक। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर जो आएगा यह आएगा बंगाल का सन्यासी विद्रोह जो 1763 में शुरू हुआ था। इसके पश्चात उड़ीसा का जमींदार विद्रोह जो 1804 में शुरू हुआ था। तीसरे नंबर पर खानदेश का भील विद्रोह जो
18 का है। चौथे नंबर पर सतारा विद्रोह 1841 और पाँचवें नंबर पर आएगा रंपा विद्रोह जो 1879-80 का है। 2, 5, 4, 3 और 1 6 नंबर ऑप्शन। बंगाल का सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800, उड़ीसा जमींदार विद्रोह 1804 से 17, खानदेश भील विद्रोह, खानदेश का भील विद्रोह 1818 से 1831, सतारा विद्रोह 1841 और रंपा विद्रोह 1879-80। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह और नेता सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो इसमें से सुमेलित नहीं है। सबसे पहला कि मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा था। संथाल विद्रोह का नेता कहानू था। अहोम विद्रोह का नेता गोमधर कुंवर था। और नायक विद्रोह का नेता ताना भगत नहीं था। ताना भगत जो आंदोलन चला था, ताना भगत आंदोलन जो उराव जनजाति के द्वारा किया गया था, तो यह नायक विद्रोह से संबंधित नहीं है। द नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। अगला प्रश्न है कि हो विद्रोह कब हुआ था। हो विद्रोह कब हुआ था 1820-21 में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्रोह को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले नंबर पर कोली विद्रोह जो गुजरात में हुआ था, यह 1824 से लेकर 1828 तक चला था। संथाल विद्रोह का तो प्रश्न बहुत बार आ गया, आज के याद हो गया होगा। 1855-56। बघेरा का विद्रोह 1818-19, बघेरा का विद्रोह 1818-19। और चुआर और हो विद्रोह, वही चुआर और हो विद्रोह का भी प्रश्न बहुत बार रिपीट हो चुका है। यह तो पूरा प्रश्न रिपीट ही लगता है। चुआर विद्रोह जो 1768 में शुरू हुआ था और हो विद्रोह जो 1820-21 का है, 1820-21 का। तो इसमें सबसे पहले आएगा चुआर और हो विद्रोह जो इसमें सबसे पहले नंबर पर आएगा। चुआर और हो विद्रोह जो 1768 का है, तो सबसे पहले इसमें 4 नंबर आएगा। इसके पश्चात आएगा बघेरा विद्रोह जो 1818-19 का है, 4, 3। इसके पश्चात इसमें आएगा कोली विद्रोह जो 1824 से 1828 का है, 4, 3, 1। और इसके पश्चात आएगा संथाल विद्रोह 1855-56 का है, तो 4, 3, 1 और 2, 4, 3, 1 और 2 ऑप्शन ही नहीं है। 4, 3, 4, 1, 2 कर दिया इसमें ए नंबर, लेकिन 4, 3, 1, 2 आएगा क्योंकि चुआर विद्रोह पहले हो रखा है 1768 का है। बघेरा विद्रोह जो 1818 का है, तो बघेरा विद्रोह 1818 का होगा। बघेरा विद्रोह 1818 का है, तो इसलिए सबसे पहले चुआर आएगा। 4, 3, 1 और 2। अगला प्रश्न है कि जगन्नाथ दल का संबंध किस विद्रोह से। जगन्नाथ दल का संबंध है जो कौन से विद्रोह से। चुआर विद्रोह से। चुआर विद्रोह या जंगल महाल विद्रोह 1768 से लेकर 1799 तक। चुआर या भूमिज बंगाल के मेदिनीपुर जिले में रहते थे। मेदिनीपुर जिला 1760 में और सारे महाल 1765 में ब्रिटिश हाथों में आ गया। धलभूम के राजा जगन्नाथ धल ने एक विद्रोह किया 1768 में और अपने इलाके को पूरी तरह उजाड़ दिया, जिसे अंग्रेजों के हाथ कुछ न लगे। उसने अपने झंडे के नीचे चुआरों को एकत्र कर लिया। केलापल, ढोलका और बाराभूम राजा भी विद्रोह में शामिल हो गए। नवाबगंज और झारिया के राजाओं ने कंपनी को राजस्व देना बंद कर दिया। विद्रोह लगभग 30 साल तक चला और इसके बाद धीमे धीमे खुद ही शांत हो गया था। अगला प्रश्न है कि गंगा नारायण सिंह किस विद्रोह के नेतृत्व करता थे। गंगा नारायण सिंह कौन से विद्रोह के नेतृत्व करता थे। भूमिज विद्रोह के। द नंबर ऑप्शन। भूमिज विद्रोह 1832-33। बंगाल क्षेत्र में वीरभूम के गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह हुआ। विद्रोह की मान्यता थी कि गंगा नारायण सिंह को देवी काली का आशीर्वाद प्राप्त है। विद्रोह ने वीरभूम के जमींदार माधवराव की हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन 1842 के बुंदेला विद्रोह से संबंधित है। निम्न में से कौन है जो 1842 के बुंदेला विद्रोह से संबंधित है। परीक्षित, हृदय शाह और मधुकर शाह, ये सभी है जो बुंदेला विद्रोह से संबंधित है 1842 के बुंदेला विद्रोह से, तो सभी विकल्प सही है। द नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि 1842 के बुंदेला विद्रोह के दमन में किस अंग्रेज ने मदद की थी। 1842 का जो बुंदेला विद्रोह हुआ था, इसमें दमन में किसने जो अंग्रेज की मदद की थी। मर्दन सिंह ने। 6 नंबर ऑप्शन। बुंदेला विद्रोह 1842 मध्य प्रदेश के चंद्रपुर के बुंदेला जमींदार जवाहर सिंह, नरहुत के जमींदार मधुकर शाह व उसके भाई गणेशजू, नरसिंहपुर के गोंड सरदार डेलन शाह, हीरापुर तालुकों के
हृदय शाह ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। चंदेरी बानपुर के राजा मर्दन सिंह ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी। अगला प्रश्न है कि नाई धोबी बंद समाज बहिष्कार का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ए नंबर ऑप्शन, प्रतापगढ़ जिला राजस्थान वाला नहीं, प्रतापगढ़ जिला उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोविंद गुरु का प्रमुख शिष्य कौन था? गोविंद गुरु का प्रमुख शिष्य इनमें से कौन था? तो गोविंद गुरु का इसमें से जो शिष्य था वह था पूंजा धीर जी। ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बघेरा विद्रोह हुआ था बड़ौदा के अंदर। द नंबर ऑप्शन। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? पागल पंथ की स्थापना करम शाह के द्वारा। अगला प्रश्न है कि पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, किसका था? कारो का। द नंबर ऑप्शन। पागलपंथी विद्रोह 1824 से 33 तक चला। यह विद्रोह 1824 से 27 और 1832 से 33 में हुआ। वस्तुतः यह विद्रोह गारो जाति का विद्रोह था। इसका क्षेत्र बंगाल के मेमनसिंह जिले का सुसंग शहरपुर अंचल था जो आजकल बांग्लादेश में है। 1813 में पागलपंथी धर्म के प्रचारक करम शाह की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद टीपू गारो ने नेतृत्व किया। 1824 ईस्वी में वर्मा युद्ध के समय अंग्रेज शासकों की सहायता के नाम पर जमींदारों ने करों का बोझ एक बहुत बढ़ा दिया था। इससे गारो विद्रोही हो गए। करम शाह के द्वितीय पुत्र टीपू के आदेश से सारी प्रजा ने जमींदारों को लगान आदि देना बंद कर दिया था। जनवरी 1824 में गढ़ जरीपा में दोनों पक्षों में युद्ध हुआ। जमींदार हार कर सपरिवार भाग गए। विजयी 700 विद्रोहियों ने शेरपुर शहर पर अधिकार कर लिया। इस शहर को केंद्र बनाकर विद्रोहियों के सरदारों ने नया गारो राज्य स्थापित किया। गारो जाति का यह राज्य 2 साल तक चला रहा। 1827 में टीपू को गिरफ्तार कर लिया गया। मेमन सिंह के सेशन जज ने उन्हें जिंदगी भर कैद की सजा दे दी। मई 1852 में जेल में ही टीपू की मृत्यु हो गई। 1833 में फिर जमींदारों और अंग्रेज शासकों के विरुद्ध गारो उठ खड़े हुए। 1833 के आरंभ में जानकू पाथर और दोबराज पाथर नामक 2 गारो सरदारों ने विद्रोहियों का नेतृत्व संभाला था। अगला प्रश्न है कि भगत आंदोलन के संस्थापक कौन थे? भगत आंदोलन के संस्थापक कौन थे? गोविंद गिरी। बे नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि संप सभा के संबंध में कौन से कथन सही है? संप सभा से संबंधित कौन कौन से कथन सत्य है? इसकी स्थापना 1883 में गोविंद गिरी ने की थी। संप सभा की स्थापना 1883 में गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी। पहला ऑप्शन सत्य है। इसकी स्थापना सिरोही में की गई थी। संप सभा संस्था के 10 नियम थे। 1883 में सिरोही के अंदर गोविंद गिरी के द्वारा संप सभा की स्थापना की गई जिसके अंदर 10 नियम थे। तीनों ही ऑप्शन इसके सही होंगे। द नंबर ऑप्शन। मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात व मालवा क्षेत्र के भीलों व ग्रासियों को संगठित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि संप सभा के संस्थापक गोविंद गिरी का संबंध किस जिले से था? संप सभा के संस्थापक गोविंद गिरी का संबंध जो कौन से जिले से था? डूंगरपुर से। बे नंबर ऑप्शन। गोविंद गिरी का जन्म डूंगरपुर जिले के बेड़सा यानी बांसिया गांव 1858 में एक बंजारे के घर में हुआ था। कोटा बूंदी अखाड़े के साधु राजगिरी को इन्होंने अपना गुरु बनाया था। 1881-82 में स्वामी दयानंद सरस्वती के उदयपुर प्रवास के दौरान गोविंद गिरी से मुलाकात की तथा उनसे प्रेरणा पाकर भगत आंदोलन व स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था। अगला प्रश्न है कि संप सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? संप सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1903 के अंदर। 1903 में मानगढ़ की पहाड़ी पर गोविंद गिरी ने संप सभा का पहला अधिवेशन आयोजित किया। इन्होंने बेड़सा डूंगरपुर में अपनी धुनी स्थापित कर भीलों को आध्यात्मिक शिक्षा देना आरंभ किया। 1908 में इन्हें बेड़सा छोड़ने पर बाध्य कर दिया गया। उन्होंने ईडर व गुजरात में भी अपना कार्य जारी रखा। 1911 में वापस बेड़सा लौट आए और वहां अपने धुनी स्थापित कर भगत पंथ शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन सी थी? खोंड जनजाति। खोंड विद्रोह 1837 से 56 तक चला। मानव बलि प्रथा मेरिया पर रोक लगाने के कारण उड़ीसा क्षेत्र के खोंडों ने विद्रोह किया था। गुमुसर के चक्कर बिसोई आंदोलन के प्रमुख नेता थे।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से था? सनातन आदिवासी महासभा से संबंधित कौन थे? थेम्बल ओरांव। छोटा नागपुर क्षेत्र में जुलाई 1939 में एक गैर ईसाई आदिवासी नेता थेम्बल ओरांव ने सनातन आदिवासी महासभा की स्थापना की, जबकि आदिवासी महासभा का गठन मई 1938 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी वहाबी व कुका आंदोलन में समान विशेषता है? वहाबी और कुका आंदोलन की समान विशेषता कौन सी है? दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुए, परंतु दोनों ही धीरे धीरे राजनीतिक आंदोलन बन गए थे। वहाबी आंदोलन और कुका आंदोलन दोनों ही शुरुआत में धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुए थे, परंतु दोनों ही धीरे धीरे राजनीतिक आंदोलन बन गए थे। ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि कुका आंदोलन को किसने संगठित किया? कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह ने। सी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, दोनों में से बताना है कि कौन से कथन सही है और कौन से गलत। सबसे पहला है कि भगत जोहारमल ने कुका आंदोलन चलाया था। कुका आंदोलन जो भगत जोहारमल के द्वारा चलाया गया, यह सही है। वह खालसा को पुनर्जीवित करना चाहता था। अब भगत जोहारमल है जिसने कुका आंदोलन चलाया और वह खालसा को पुनर्जीवित करना चाहता था। दोनों ही ऑप्शन इसके सही होंगे। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि पंजाब में कुका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? पंजाब के अंदर कुका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? पंजाब में कुका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य था सिख धर्म को परिष्कृत करना। ए नंबर ऑप्शन। इस आंदोलन के दौरान गाय संरक्षण के मुद्दे को भी उठाया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आंदोलनों के कालक्रम के अनुसार नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आंदोलनों के कालक्रम आंदोलन दे रखे उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहले नंबर पर है कुका आंदोलन। कुका आंदोलन कब चला था? तो कुका आंदोलन चला था, शुरू हुआ था 1840 के अंदर। 1840 में शुरू हुआ। 1857 की क्रांति के समय भी कुका आंदोलन का बहुत योगदान रहा। इसके पश्चात 1872 तक जाते जाते यह एक हिंसक आंदोलन के रूप ले लिया था। तो 1840 से लेकर 1872 तक का जो कुका आंदोलन चला था। वहाबी आंदोलन, वहाबी आंदोलन कब चला था? तो वहाबी आंदोलन जो 18वीं शताब्दी में चला था, 1763 के आसपास यह शुरू हुआ था। मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह कब का? तो मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के दौरान। और मोपला किसान विद्रोह, मोपला किसान विद्रोह है 1921 का। मोपला किसान विद्रोह 1921 का। तो इसमें सबसे पहले वहाबी आंदोलन आएगा। इसके पश्चात कुका आंदोलन 1840 का। तीसरे नंबर पर इसमें आएगा 1899 से 1900 मुंडा विद्रोह और सबसे अंत में आएगा मोपला किसान विद्रोह जो 1921 का है। 2, 1, 3 और 4। ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन, 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन जो किसके विरुद्ध था? मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध। पश्चिमी बंगाल के हुगली जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तारकेश्वर में स्वामी सत्यानंद और स्वामी विश्वानंद के नेतृत्व में महावीर दल ने भ्रष्ट महंत द्वारा सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ 20 मई 1924 को सत्याग्रह किया। हालांकि सत्याग्रह एक धार्मिक सुधार आंदोलन था, लेकिन यह जल्दी ही ब्रिटिश विरोधी और जमींदारी विरोधी हो गया था। अगला प्रश्न है कि किस आंदोलन ने वंचित मुसलमानों के इस्लामी कर्तव्यों को बढ़ावा देकर, किस आंदोलन ने वंचित मुसलमानों के इस्लामी कर्तव्यों को बढ़ावा देकर और दमनकारी जमींदारों के विरुद्ध काश्तकारों के अधिकारों की रक्षा करके उनके उत्थान की मांग की थी? किस आंदोलन ने वंचित मुसलमानों को इस्लामी कर्तव्यों को बढ़ावा देकर और दमनकारी जमींदारों के विरुद्ध काश्तकारों के अधिकारों की रक्षा करके उनके उत्थान की मांग की थी? फराजी ने। ए नंबर ऑप्शन। फराजी आंदोलन पूर्वी बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह 1781 से 1840 ने इस संप्रदाय की स्थापना की। वे चाहते थे कि इस्लाम को कुरीतियों या कुफ्र से मुक्त किया जाए। वह बहुत व्यापक सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन की बात करते थे। वह जमींदारों द्वारा किसानों के शोषण के विरुद्ध थे। वह ब्रिटिश सरकार को निकालकर बंगाल में मुस्लिम शासन कायम करना चाहते थे। उनका लड़का मोहम्मद मोहसिन दूदू मियाँ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने करबंदी आंदोलन चलाया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन पंचकठ्या प्रथा के विरुद्ध विद्रोह में शामिल नहीं थे?
कौन है जो पंचकटिया प्रथा के विरुद्ध हुए विद्रोह में सम्मिलित नहीं थे? इसमें से एक गुलाम थे, हरबस सहाय थे, पीर मोहम्मद मुंशी थे। राजेंद्र प्रसाद इस पंचकटिया प्रथा के विरुद्ध हुए विद्रोह के अंदर सम्मिलित नहीं थे। द नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि खुर्दा विद्रोह कब हुआ था? तो खुर्दा विद्रोह हुआ था 1817 में। खुर्दा विद्रोह जिसे पाइका विद्रोह भी कहा जाता है। खुर्दा उड़ीसा के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित एक छोटा राज्य था। इसके राजा वीर किशोर देव को अपने राज्य के 4 परगनाओं और जगन्नाथ मंदिर के संचालन अधिकार समेत 14 गढ़ों को मराठों को सौंपना पड़ा। वीर किशोर देव के उत्तराधिकारी मुकुंद देव द्वितीय ने इस दुर्दशा से विचलित हुए। बाद में अंग्रेजों ने उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। इसके कारण 1817 में एक गंभीर सशस्त्र संग्राम हुआ। राज्य के पूर्व सैनिक वर्ग पाइक का जीवन बहुत प्रभावित हुआ। बाद में बक्सी जगबंधु नामक एक बेदखल किए गए जमींदार ने संघर्ष करने का निश्चय किया, जो कि एक भिखारी बन गए थे। 29 मार्च 1817 को इस संग्राम की शुरुआत तब हो गई जब पाइकों ने बानपुर में स्थित पुलिस चौकी और अन्य सरकारी संस्थाओं पर हमला कर दिया था। उन्होंने कर मत दो अभियान शुरू किया। 14 अप्रैल को बक्सी जगबंधु ने 5 से 10 हजार पाइकों और कंद जनजाति के योद्धाओं के साथ पुरी पर कब्जा कर लिया था। मुकुंद देव द्वितीय को झिझक के बावजूद राजा घोषित कर दिया गया। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों ने भी पाइकों को अपना भरपूर समर्थन प्रदान किया। अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया और राजा व उसके पुत्र को कटक में कारावास भेज दिया गया। बक्सी जगबंधु ने कृष्णचंद्र भरमर के साथ मिलकर संघर्ष किया और 1825 तक संघर्ष को जारी रखा। इस वर्ष उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके उपरांत अंग्रेजों ने खुर्दा के लोगों के प्रति अपनी ओर से दयालु, अनुग्रहित और सहनशीलता की नीति अपनाई। पुलिस और न्यायिक व्यवस्था में आवश्यक सुधार किए गए। भ्रष्ट राजस्व कर्मचारियों अधिकारियों को निष्कासित किया गया। नमक की कीमतों में कमी की गई। दिवंगत राजा के पुत्र रामचंद्र देव तृतीय को स्वतंत्र कर पूरी जाने दिया गया और 26,000 रुपये के अनुदान के साथ उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखभाल का दायित्व सौंपा गया। अगला प्रश्न है कि पोडनूर कालकोठरी की घटना। पोडनूर कालकोठरी घटना किस विद्रोह के दौरान घटित हुई थी? पोडनूर कालकोठरी की घटना कौन से विद्रोह के दौरान घटित हुई थी? मोपला विद्रोह के दौरान। स नंबर ऑप्शन। 20 नवंबर 1921 को पोडनूर में रेल के एक बंद डिब्बे में 66 मोपला के शव मिले, जिनकी मौत दम घुटने के कारण हुई थी। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने वाला प्रत्येक विद्यार्थी सिराजुद्दौला की कालकोठरी के बारे में जानता है, जो पूर्णतः काल्पनिक कहानी नहीं तो अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर अवश्य कही गई थी। परंतु कितने आश्चर्य की बात है कि स्वतंत्र भारत में भी बहुत कम लोगों ने पोडनूर की कालकोठरी के निर्विवाद घटना के बारे में सुना है। अगला प्रश्न है कि नीचे 2 कथन दिए गए, इनमें से भी हमें बताना है कि कौन कौन सा कथन है जो सही है। सबसे पहला कि वेलार विद्रोह का मूल कारण अंग्रेजों के द्वारा सैन्य अनुशासन के बहाने। वेल्लोर विद्रोह का मूल कारण जो अंग्रेजों के द्वारा सैन्य अनुशासन के बहाने के रूप में बहाने के अंतर्गत भारतीय सैनिकों को ईसाई बनाने का अंग्रेजी निर्लज प्रयास था। वेल्लोर विद्रोह का मूल कारण जो है यह अंग्रेजों के द्वारा सैन्य अनुशासन के बहाने भारतीय सैनिकों को ईसाई बनाने का अंग्रेजी निर्लज प्रयास था। तो पहला कथन सत्य है। दूसरा कि सिपाहियों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने हेतु भारतीयों द्वारा अपनाई गई सिर पर पहना जाने वाला वस्त्र पगड़ी के रूप में उनकी पारंपरिक पगड़ी को बदल देने का आदेश भी दिया गया था। तो दोनों ही ऑप्शन इसके सही होंगे। ए नंबर ऑप्शन। वेल्लोर में 1806 में सैन्य विद्रोह हुआ। बैरकपुर में 1824 में 47वीं रेजिमेंट के सिपाहियों ने वर्मा जाने से इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न है कि कोई विद्रोह का नेता कौन था? कोई विद्रोह का नेता तोमा डोरा। ए नंबर ऑप्शन। कोई विद्रोह 1879 से 80 के दौरान, जिसे आज का आंध्र प्रदेश कहा जाता है, में कोई विद्रोह हुआ था। कोई विद्रोह से उड़ीसा के कोरापुट जिले का मलकानगिरी क्षेत्र भी प्रभावित था। कोई नेता तोमा डोरा ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। विद्रोह आदिवासियों द्वारा महसूस की जा रही परेशानियों को उजागर करता है। आदिवासियों के जंगल पर चले आ रहे पारंपरिक अधिकार में कमी और सूदखोरों द्वारा उनकी आर्थिक स्थिति पर बुरी तरह कब्जे के खिलाफ यह विद्रोह हुआ था।
सूदखोर उनकी ज़मीन अपने नाम लिखवा रहे थे। कोई तोमाडोरा को कोई मलकानगिरी का राजा मानते थे। तो ये थे प्रमुख विद्रोह से संबंधित, जिसमें किसान विद्रोह और जनजातीय विद्रोह, किसान विद्रोह और जनजातीय विद्रोह से संबंधित हमने प्रश्नोत्तर किए, जिसमें टोटल 132 प्रश्नोत्तर किए। अब इसके साथ ही इन्हीं किसान और जनजातीय विद्रोह से संबंधित कुछ घटनाएं हैं जो अलग अलग समय में ये घटनाएं घटित हुई, जिनका एक चार्ट दे रखा है। चार्ट के माध्यम से इन घटनाओं के बारे में भी हम अंत में एक रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर 1763 से 1800 के दौरान सन्यासी विद्रोह चला था। 1768 से 99 के दौरान चुवार विद्रोह चला था राजा जगन्नाथ तथा दुर्जन सिंह के नेतृत्व में। 1783 में रंगपुर विद्रोह जो धीरज नारायण, देवी सिंह और केना सरकार के नेतृत्व में जेडी पैटरसन की अध्यक्षता में रंगपुर आयोग का गठन किया गया था। 1794 ईस्वी में विजयनगर के राजा का विद्रोह हुआ। 1799 से 1800 के दौरान डोंडिया बाग का विद्रोह हुआ कर्नाटक में। 1799 से 1805 के दौरान पोलिग्रो का विद्रोह हुआ वीर पी कटवामन के नेतृत्व में। 1800 से 1805 के दौरान गंजाम विद्रोह हुआ श्रीकर भंज धनंजय भंज के नेतृत्व में। 1808-9 में दीवान वेलपुंथी का विद्रोह हुआ। 1814 से 17 अलीगढ़ के तालुकदारों का विद्रोह हुआ। 1816 से 32 कच्छ का विद्रोह हुआ भारमल व सरदार झरेजा के नेतृत्व में। 1817 से 25 के दौरान जो पाय का विद्रोह हुआ जगबंधु के नेतृत्व में। 1818 से 1831 भील विद्रोह जो 1820 में दशरथ, 1825 में हीरा और 1825 में सेवरन ने नेतृत्व किया था। 1818 से 19 के दौरान बड़ौदा का बघेरा विद्रोह हुआ। 1820 से 36 के दौरान छोटा नागपुर का विद्रोह हुआ कोलारी विद्रोह जिसे कहा जाता है। 1820-21 में हौज विद्रोह हुआ था। इसके अलावा 1822 से 1841 रामोसी विद्रोह, 1822 में चित्तर सिंह ने, 1825 में उमाजी ने और 1840-41 में नरसिंह दत्तात्रेय ने इसका नेतृत्व किया था। 1824 से 28 के दौरान गुजरात का कोली विद्रोह, 1824 से 29 के दौरान किट्टूर का विद्रोह, 1827 से 32 विशाखापट्टनम का विद्रोह, 1828 में अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर के नेतृत्व में, 1829 से 33 खासी विद्रोह जिसमें तीरथ सिंह, मुकंदर सिंह और बार मानिक ने नेतृत्व किया था। 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ जिसमें बुद्धो भगत, जोवा भगत, मदर महतो और नरेंद्र साई प्रमुख थे। 1832-33 में भूमिज विद्रोह हुआ गंगा नारायण के निर्देशन में। 1836 से 54 और 1921 के अंदर मोपला विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह एक 1836 से 54 के दौरान हुआ और एक 1951 के दौरान हुआ सैयद फजल अली मुसलियार और कुन मोहम्मद हाजी के नेतृत्व में। 1837 से 56 खोंड विद्रोह हुआ चक्र बिसोई के नेतृत्व में। 1839 से 43 के दौरान खामती विद्रोह हुआ। 1841 में सतारा विद्रोह, 1842 में बुंदेला विद्रोह, 1844 में गडकरी विद्रोह, 1844 में सूरत का नमक आंदोलन, 1844 में कोल्हापुर तथा सावंतवाड़ी विद्रोह हुआ था। 1855 में संथाल विद्रोह हुआ जिसमें प्रमुख नेता थे सिद्धू, चांद, कानू, भैरव मुर्मू। 12 अप्रैल 1857 को कूका आंदोलन की शुरुआत हुई। वैसे इसकी शुरुआत 1840 में हो गई थी। वह 1872 तक ये आंदोलन चला था। मुख्य इसकी घटनाएं जो 1857 में 1872 में हुई थी। 1859-60 के अंदर नील विद्रोह हुआ जिसका नेतृत्व किया था विश्वनाथ विष्णुचरण दिगंबर विश्वास के द्वारा। 31 मार्च 1860 को नील आयोग का गठन किया गया। 1860 से 63 के दौरान जयंतिया विद्रोह हुआ। 1863 में त्रिपुरा विद्रोह हुआ। 1864 में नेटिव ओपिनियन की स्थापना की गई। 1867-68 में बुहान या जुआंग विद्रोह हुआ था। 1872-73 में गारो विद्रोह हुआ। 1873 से 76 के अंदर पाबना विद्रोह हुआ ईशान चंद्र राय, शंभुपाल और खुदी मल्ला के नेतृत्व में। 1868 में, 1874 में और 1881 में खेरवार आंदोलन हुआ था दशरथ मांझी के नेतृत्व में। 1875 के अंदर दक्कन उपद्रव हुआ। 1878 के अंदर दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट दी गई। 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम बना। 1879-80 के अंदर कोया विद्रोह
टॉमस सोरा के नेतृत्व में 1886 में राजा अनंतयर ने विद्रोह का नेतृत्व किया। इससे पूर्व 1803, 1840, 1845 और 1861-62 में भी कोया विद्रोह हुए थे। 1879 में बलवंत फड़के का विद्रोह हुआ। 1879 व 1922-24 के अंदर रंपाओ का विद्रोह हुआ। 1879 में तस्मान डोरा व ए रेड्डी ने नेतृत्व किया था और 1924-25 में अलूरी सीताराम राजू ने इसका नेतृत्व किया था। इसके अलावा 1883 में संप सभा सिरोही के अंदर संप सभा की स्थापना गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी। 1899 से 1900 में उलगुलान विद्रोह या बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था। 1897 से 1941 के दौरान बिजोलिया किसान आंदोलन चला था, जो 3 चरणों में चला था, जिसके पहले चरण का नेतृत्व साधु सीताराम दास ने, दूसरे चरण का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने और तीसरे चरण में माणिकलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी इत्यादि ने इसका नेतृत्व किया था। 1903 के अंदर मानगढ़ पहाड़ी पर संप सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ। 1908 में छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम लाया गया। 1914 से 19 के दौरान ताना भगत आंदोलन हुआ। उराव जनजाति के द्वारा जात्रा भगत बलराम भगत के नेतृत्व में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। फरवरी 1918 को जो संयुक्त प्रदेश किसान सभा, जिसमें इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय थे। फरवरी 1919 को नाई धोबी बंद किया गया। 1919-20 में दरभंगा आंदोलन हुआ स्वामी विद्यानंद के द्वारा, जिनका मूल नाम विशुभ्रण प्रसाद था। 1920 में चैनचू आंदोलन या जंगल सत्याग्रह वेंकटप्या के नेतृत्व में। अक्टूबर 1920 के अंदर अवध किसान सभा की स्थापना हुई, बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू और गौरी शंकर मिश्र के नेतृत्व में। 1920-22 में अवध किसान आंदोलन हुआ, बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में। 1921-22 में एका आंदोलन। 1928 में कर नैन दो अभियान सरदार पटेल के नेतृत्व में। 1928 के अंदर बारदोली सत्याग्रह। 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में इसका गठन किया गया। 1930-32 के अंदर मणिपुर का नागा आंदोलन हुआ, जदोनाग व रानी गोडेनिलू के नेतृत्व में। 1935 में प्रथम किसान मजदूर सम्मेलन हुआ, जिसके अध्यक्ष एनजी रंगा को बनाया गया। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ। 1937 से लेकर 1939 तक बिहार में बर्खास्त आंदोलन चला, जिसका नेतृत्व सहजानंद सरस्वती, राहुल सांकृत्यायन, वर्धानंद और यदुनंदन शर्मा के द्वारा किया गया। 1938 के अंदर फ्लाउड कमीशन गठित किया गया। 1938 में फ्लाउड कमीशन का गठन किया गया बंगाल सरकार द्वारा भू राजस्व समस्याओं के लिए। 1939 के अंदर अंबारी सत्याग्रह हुआ राहुल सांकृत्यायन के नेतृत्व में। 1940 में फ्लाउड कमीशन ने रिपोर्ट सौंपी थी। 1946 में तेभागा आंदोलन हुआ। 1946 में पुनप्रा बॉयलर संघर्ष हुआ। 1946 में तेलंगाना विद्रोह हुआ। 1948 के अंदर बिहार जमींदारी उन्मूलन अधिनियम आया गया और 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के पोचमपल्ली में भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो ये थे प्रमुख किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन, जिनके हमने प्रश्नोत्तर किए। साथ ही इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सभी विद्रोह को एक सारणी के माध्यम से, एक चार्ट के माध्यम से इसका पूरा दोबारा रिवीजन किया। इसके पश्चात अब कल की जो क्लास आएगी, कल 8वां नंबर चैप्टर होगा और 8वां नंबर चैप्टर में हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति से संबंधित कल का महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। 1857 की क्रांति जो फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में भी है, सेकंड पेपर में तो है ही। इसके अलावा और अनेक जितने भी एग्ज़ाम है, लगभग सभी एग्ज़ाम में 1857 की क्रांति के चैप्टर आते हैं। तो कल की क्लास आप अवश्य लगाना। मिलते हैं कल की क्लास 1857 की क्रांति में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।